नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रोहित शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। रोहित जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। गुड टू सी यू। थैंक यू हर्ष जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, वेलकम जी। दर्शकों, आज हम रोहित शर्मा जी से जानने वाले हैं भू राजस्व संबंधी कानून के बारे में, यानी कि ज़मीन से जुड़े जो कानून होते हैं उनके बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर भारतीय का, हर हिमाचली का ये सपना होता है कि उसकी अपनी एक ज़मीन हो, उसका अपना एक घर हो, पर ये सपना कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है अगर उस ज़मीन की वजह से आप किसी परेशानी का सामना करते हैं। रोहित जी, हर नागरिक का ये सपना होता है, हर हिमाचली का ये सपना होता है। कई लोग तो इतनी सेविंग्स करते हैं कि वो आखिर में जाके अपनी एक ज़मीन ले सकें या अपना एक ज़मीन का टुकड़ा ले सकें, उस पर अपना एक घर बना सकें। तो अगर हम भारतीय समाज की बात करें, हम हिंदुस्तानियों की बात करें, तो क्या महत्व रहता है ज़मीन का हमारी लाइफ में? हर चीज लैंड, या जिसे हम साधारणतः ज़मीन कहते हैं, हर आदमी की एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रिसोर्स या सोर्स है। ज़मीन, हम पैदा इस पे होते हैं, हम जीते इस पे हैं, और हमारी मृत्यु के बाद हम इसी में समर्पित भी हो जाते हैं। जी। इंसान की सारी बुनियादी ज़रूरतें, उसका रोटी, उसका कपड़ा, उसका मकान, सभी इसी से है। तो आप सकते हैं हमारी इतनी ज़रूरतें, हमारी एग्जिस्टेंस अगर इसके साथ जुड़ी है जी। तो इसके लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंस। जी बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया कि हम लोग मिट्टी से जुड़े हैं, आखिर मिट्टी में ही मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं भू राजस्व संबंधी कानून के बारे में, यानी कि ज़मीन से जुड़े जो भी कानून होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाएं, भू राजस्व की, लैंड की, ज़मीन की पृष्ठभूमि पे जाएं कि जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है? हर जी, ये शुरुआत हुई थी सम्राट अकबर के समय से। जी। उनके रेजीम में टोडरमल उनके एक बहुत ही काबिल फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्हें रेवेन्यू असेस करना और उसे कलेक्ट करने का कार्यभार दिया गया था। जी। टोडरमल जी के समय में उन्होंने एक सिस्टम चलाया था जिसे दशाला कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में ज़मीन से क्या प्रोड्यूस हुई है, उसकी एवरेज सेल क्या गई है, वो असेस की गई। जी। और फिर उसका 30% रेवेन्यू या कर वो सरकार या राजा को जाता था, जो असेस किया गया। जी। और क्योंकि सम्राट अकबर के समय में किसानों को कर्ज देना शुरू किया गया ताकि वो सीड्स ले सके, वो इक्विपमेंट दे सके, वो इम्प्लीमेंट्स ले सके, तो वह ऋण उन्हें वापस भी करना था। जी। तो यह ऋण किस तरह से वापस आए, कितना ऋण हुआ है, किस किस इंस्टॉलमेंट में वापस आए, उसके लिए एक रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। और इसी तरह से हमारा रेवेन्यू सिस्टम लैंड रिकॉर्ड्स का इवॉल्व हुआ। जी। और लैंड रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो हर नागरिक का कहीं ना कहीं ज़मीन का रिकॉर्ड रहता ही है। आज़ादी की अगर हम बात करें, जब से भारत बना, या आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ भी थे, तो कितना तब्दीली आई है जो ये लैंड रिकॉर्ड्स का जो सिस्टम है, जो ये ज़मीन से जुड़े जो भी लॉज हैं, उसमें कितनी तब्दीली आई है? और अगर हम हिमाचल के संक्षेप में भी बात करें तो हिमाचल में कितना फ़र्क है? हर्षी, ब्रिटिश रेजीम का एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट था कि किसानों से, हमारी इंडियन पॉपुलेशन से ज़्यादा कर वसूल कर सके। जी। तो इसलिए उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को थोड़ा थोड़ा रिफाइन करके अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोची। जब हम आज़ाद हुए तो उस समय हमारे पास ज़मीन के कंटेक्स्ट में 2 क्लासेस थी। एक क्लास वह क्लास थी जो जागीरदार या ज़मींदार थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी। जी। और दूसरी क्लास थी किसानों की, पिछड़े हुए वर्गों की, जो उस ज़मीन पर काम करते थे। उन दोनों वर्गों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। और आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने, डिस्पेंसेशंस ने अलग अलग समय पर इस तरह के कानून लाए कि इस डिवाइड को नैरो किया जा सके, ज़मीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जी। और अगर हम बात करें भू राजस्व संबंधी कानून के बारे में, यानी कि ज़मीन के बारे में, जिसको अक्सर हम रेवेन्यू के नाम से भी कहते हैं कि रेवेन्यू लॉज क्या हैं, और आपको कानूनी हलकों में ये माना जाता है कि आप रेवेन्यू के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली कि आज अब हम हमारे स्टूडियो में हैं और हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं एक ज़मीन के मालिकाना हक की, तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कानून में प्रिस्क्राइब्ड हैं? हर्षी, मुख्यतः रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में 4 प्रमुख डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट किसी भी ज़मीन की जमाबंदी होती है। जी। जमाबंदी में अलग अलग कॉलम्स दर्शाए जाते हैं, जिसमें मालिक का खाना होता है,
उस ज़मीन पर कौन काश्त कर रहा है, कौन पोजीशन में है, कौन कल्टीवेशन में है, उसके बारे डिस्क्रिप्शन होती है। ज़मीन का क्या नंबर दिया गया है उस बारे रिफ्लेक्शन होती है। उसके अलावा ज़मीन का क्या एरिया, क्या किस्म, कितना कर, कितना लैंड रेवेन्यू उस पर पड़ता है जी, वह सब दिया जाता है। और उसके अलावा लास्ट कॉलम में क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं ओनरशिप बारे, पोजीशन बारे, वह भी दर्ज किया जाता है। जी। और ये जो जामाबंदी के बारे में आपने जिक्र किया कि जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आप ज़मीन के मालिक हैं, कितनी आपकी ज़मीन है, काफ़ी सारी उसमें एंट्रीज होती हैं, क्या ये लगभग पूरे भारत में एक जैसा होता है या हर स्टेट में कहीं ना कहीं ये डिफरेंट रहता है? हर चीज़ मुख्यतः तो जमाबंदी एक ही तरह से बनती है, बट उसमें यूज्ड लैंग्वेजेस वेरी कर सकती हैं। जी, वह रीजनल एरिया, रीजनल डायलेक्ट पे डिपेंड करता है। मुख्यतः कॉलम्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं। जी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र किया जमाबंदी के बारे में कि वो भी एक डॉक्यूमेंट रहता है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं। और जैसा आपने कहा कि उससे जो भी उसमें एंट्रीज होती हैं, जो भी उस ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती है, और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं, कितनी ज़मीन है? मालिक के बारे में तो हर चीज़ जमाबंदी से ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जी, किंतु इसके अलावा हमारे लैंड रिकॉर्ड्स में शजरा नसब एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है, जहां से आप 10 डिग्री तक लैंड की ओनरशिप, उसके डिसेंट और एसेंट ट्रेस कर सकते हैं। जी, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट अक्ष शजरा नसब कहलाया जाता है, जिसे आप आमतौर पर फील्ड भी बुक भी बोलते हैं, जिसमें फील्ड की डायमेंशंस, उसका एरिया, उसके करुकान, वो सारे डिपिक्टेड होते हैं। जी, इसके अलावा जो चौथा सबसे सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट लैंड रिकॉर्ड्स में पाया जाता है, उसे वाजिबुल अर्ज कहा जाता है। जी, वाजिबुल अर्ज में किसी भी रेवेन्यू विलेज, रेवेन्यू एस्टेट में क्या क्या कस्टमरी लॉज हैं, उस बारे में व्याख्यान किया होता है। जी। रोहित जी, आपने जिक्र किया शजरा नसब के बारे में, तो मैं दर्शकों को बताऊंगा कि मैंने भी शजरा नसब डॉक्यूमेंट देखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डॉक्यूमेंट है, बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है कि उसमें आपकी लगभग 6, 7, 8 जनरेशन्स के बारे में दिखाया जाता है। तो उसका क्या मकसद होता है कि इतनी सारी जनरेशन्स, इतनी सारी हिस्ट्री उसमें डाली जाती है? ये सिर्फ हर्षी ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि जनरेशन टू जनरेशन यदि ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है तो वो किस सोर्स से ट्रेस की जाइए। इसीलिए यदि मान लीजिए आपके फादर, ग्रैंडफादर, वो प्रॉपर्टी का नेचर एंसेस्ट्रल है या वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वह आप आराम से शजरा नसब से जान सकते हैं। जी। और रोहित जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम जामाबंदी की बात करें, शजरा नसब की बात करें, और भी आपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, मैं तो शायद उनको प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जामाबंदी में अक्सर हम ये देखते हैं कि कॉलम होता है मालिक अहवाल करके, और जो मैंने अभी पढ़ा भी, तो उसमें आपका नाम होता है, फिर होता है काश्त और की कब्ज़ा। तो ये जो काश्त कब्ज़ा होता है, पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये होता क्या है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? हर चीज़ जमाबंदी में ये जो कॉलम कास्ट या कब्जाधारी की होती है, वह इसलिए होता है कि किसी पर्टिकुलर ज़मीन, किसी आइडेंटिफाइड ज़मीन पर कौन काश्त करता है, कौन एक्चुअली उसके पोजीशन में है, उसके रिफ्लेक्शन जमाबंदी में आ सके, इसीलिए इस कॉलम का निर्माण किया गया। जी। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि कई बार जो मालिक होता है उसका नाम ज़रूर होता है, बट कब्ज़ा, जो काश्त कब्ज़ा होता है, उसमें कुछ किसी और का नाम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो क्या ये टेक्निकल एरर है या हम समझ नहीं पाते इस चीज़ को? हर चीज़ ये आम आदमी का शायद एक भ्रम है कि यदि वह मालिक है तो कब्जा के कॉलम में भी उसी का नाम दर्ज होगा। जी। There would be lots of instances where a person owns a piece of land and he may have inducted a tenant in that particular land. तो मान लीजिए उस लैंड पर उसका किराएदार काबिज है। ये मान लीजिए मैंने किसी लैंड को मॉर्टगेज किया है, मैंने किसी लैंड को लीज किया है, तो लीज से मेरी मलकियत तो प्रिजर्व रही, लेकिन उसका कब्जा मैंने किसी और को दे दिया। तो इन परिस्थितियों में जो आदमी एक्चुअली कब्जा में है, यदि वो टेनेंट है, यदि वो मॉर्टगेजी है, यदि वो लेसी है, तो इन तीनों परिस्थितियों में कब्जा उसका दर्ज किया जाएगा। जी। और अगर हम कब्जे की बात करें, काश्त कब्जे की बात करें, तो क्या जो कब्जाधारी होता है क्या वो मालिक कहलाया जाता है? जी नहीं, कब्जाधारी सिर्फ एक स्टेटस है उस आदमी का। ही मे होल्ड दैट पोजेशन in any capacity, as a tenant, as a lessee, or as a mortgagee, but he would never ever become the owner of that property, because owner आप तभी बनते हैं यदि आपका उस जमीन पर वैलिड वाहिद टाइटल है।
जी। और रोहित जी, अगर हम बात ही कर रहे हैं ज़मीन के बारे में, तो जो आपने जिक्र किया इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, चाहे वो जमाबंदी हो या शजरा नसब हो या ततीमा हो या और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लेने के लिए अक्सर हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। कई बार आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, आपको कानून के पास जाना पड़ेगा, आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी, आपको ये करना पड़ेगा। काफ़ी समय की बर्बादी भी होती है, काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो क्या इसका कोई एक ऑल्टरनेट वे भी है जिससे आप इजीली ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर कर सकते हैं? हर्षी, आपने बहुत दुरुस्त बात की। पुराने समय में अक्सर ऐसा होता था कि एक एक पर्चा लेने के लिए, एक एक लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए आपको कई बार 10-10, 15-15, 20-20 दिन लग जाया करते थे जी। किंतु बदलती परिस्थितियों में हमारी सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग स्कीम्स भी डिवाइस की। कुछ सुगम केंद्र खोले, कुछ हमारी ऑनलाइन ऐप्स बनाई, और अब तो हमारा हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी एक ऑनलाइन साइट भी बनाई है जी, जहां पर जाकर आप आसानी से अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। जी। और रोहित जी, आप मेरी शायद इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम देखते हैं कि ज़मीन से जुड़े काफ़ी सारे विवाद हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं विवाद का कारण ये होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपने बताया, इसमें जो लैंग्वेज है वो शायद एक लेमैन को समझ ही नहीं आ सकती। हम बात करें अगर जमाबंदी की, तो उसमें काश्त ए कब्ज़ा, गैर मामूली सहन, गैर मामूली ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, और काश्तकार लिखा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को? संभवतः हर्षी, क्योंकि हमारा लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का सिस्टम क्योंकि मुगल साम्राज्य के दौरान इवॉल्व हुआ था, तो जाहिर सी बात है जो इसमें इस्तेमाल की गई लैंग्वेज है वह भी उस समय की लैंग्वेज रही होगी। जी। समय के साथ साथ ये ज़रूरी था कि हम इस लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते ताकि वो आम आदमी की समझ में आ सकती, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी हमारी जमाबंदियों में, हमारे पर्चों में जो लैंग्वेज यूज्ड है वह अभी तक ज़्यादातर फारसी में चली आ रही है, इसलिए आम आदमी को उसे समझना मुश्किल है। अंततः उसे समझने के लिए, उसको कंस्ट्रू करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ता है। यदि आज दिन में भी अगर हमारी व्यवस्था चाहे तो इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है, इस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सकती है, और लैंड रिकॉर्ड्स में यूज़ होने वाली लैंग्वेज सिंपल साधारण हिंदी की जा सकती है। जी। रोहित जी, जमाबंदी की हम बात करते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं। अब ये मुझे नहीं पता है, शायद आप ही बता पाएंगे, क्या जमाबंदी एक एब्सोल्यूट, एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि आप इस ज़मीन के मालिक हैं? लीगली स्पीकिंग हर्षी, जैसा मैंने कहा, लैंड रिकॉर्ड्स का एडवेंट क्यों हुआ? ताकि ज़मीन के में कौन काबिज है, उसका एरिया कितना है, उसकी प्रोड्यूस कितनी है, वह रिफ्लेक्ट हो सके, और इसका क्या वजह थी कि उससे कर कलेक्ट किया जा सके। जी। तो जमाबंदी जो है वो कभी भी मलकियत द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता लीगली स्पीकिंग। जी। किंतु हमारा जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि जमाबंदी की एंट्रीज दे कैरी अ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अनलेस दे आर रिबटेड। जी। तो जनरल लैंग्वेज में मैं इसे यह कह सकता हूँ कि जब तक उन एंट्रीज को जमाबंदी की कोई ये साबित ना कर दे कि ये गलत है, तब तक इसे आप मलकियत का डॉक्यूमेंट भी मान सकते हैं। जी। रोहित जी, आप बड़े जाने माने अधिवक्ता हैं। रेवेन्यू के मामले आप काफ़ी सारे देखते होंगे, मेरे हिसाब से डे टू डे लाइफ में आपको रेवेन्यू का एक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, ज़मीन से जुड़े जो भी मामले होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक आम नागरिक को किस चीज़ में आती है? कौन से ऐसे मामले आप देखते हैं जो डे टू डे लाइफ में कोर्ट्स में आते हैं या फिर जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास आते हैं? विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस हर्षी, यदि हम देखें तो पुराने समय में लैंड, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। जी। किंतु जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, लैंड रिड्यूस होती गई, रिड्यूस नहीं कहेंगे, वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई। जी। उस पर बोझ ज़्यादा हो गया, बर्डन बहुत हो गया। तो क्या दिक्कत आई कि हर आदमी शहर की तरफ भागा, शहरीकरण होने लगा। शहरीकरण के साथ साथ ज़मीन कम होने शुरू हो गई। अब एक ओनर और जो उसके साथ लगती ज़मीन का ओनर था, नेचुरल सी बात थी, उनके बीच बाउंड्री के डिस्प्यूट्स पैदा होने थे। तो यही बाउंड्री के डिस्प्यूट्स जो हैं आज की डेट में लिटिगेशन का सबसे बड़ा कारण है, और हमारी कोर्ट्स इस लिटिगेशन से फ्लडेड।
जी, और जैसा कि आपने कहा कि डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं बाउंड्री को लेकर, और हमारे दर्शक भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। लॉकडाउन के दौरान जो हमने विजुअल्स देखे, मुझे नहीं पता कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, बट जितना मैंने वीडियोस देखा कि लोगों ने बहुत एक दूसरे के साथ बहुत जम के लड़ाई की प्रॉपर्टी को लेकर कि ये मेरी जगह है, ये मेरा खेत है, ये मेरी गली है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के सर तक उन्होंने फोड़ दिए। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार से कानून हाथ में ले रहे हैं ज़मीन की वजह से, और साथ ही साथ आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों के साथ ये घटना घट रही है कि वो क्या कदम उठाएं? हर्षी, देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सिविल डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा कारण है बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों की जो ज़मीन की डायमेंशंस, बाउंड्रीज, वो ज़्यादातर अनआइडेंटिफाइड रहती है या डिस्प्यूटेड रहती है। जी। इन डिस्प्यूट्स का प्रिंसिपली कारण क्या है कि जो ज़मीन के ओनर्स हैं उनको कभी भी सही तरीके से डिमार्केशन नहीं दी जाती। जी। डिमार्केशन के समय जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अमूमन जब रेवेन्यू ऑफिशियल स्पॉट पर जाता है, पार्टीज की बाउंड्रीज डिफाइन कर रहा होता है तो वो हवा में एक पत्थर फेंकता है छोटा सा। वो पत्थर ज़मीन पे गिरेगा जी। और वो उन्हें कहेगा कि ये आपकी एक तरफ, ये आपका पॉइंट आ गया। फिर वो दूसरी तरफ जाएगा, वहाँ पे एक पत्थर फेंकेगा, छोटा सा पत्थर ज़मीन पे गिरेगा कि ये आपकी जो है बाउंड्री का दूसरा पॉइंट आ गया। जी। वो छोटा सा पत्थर तो कभी भी वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यदि उसी समय, जिस समय वो डिमार्केशन मौका पर की जा रही है, वहाँ पे पक्के पॉइंट्स गाड़े जाए, पार्टीज को कहा जाए कि आप इस अपनी बाउंड्री को डिफाइन कर लें, उसको वीडियोग्राफी हो, उसकी फोटोग्राफी हो जो मिसल के साथ लगे, तो ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स हर समय के लिए खत्म हो जाएंगे। जी। That is one part of the answer to your question. The other part is assuming there is a boundary dispute between two landowners. जी। एक दूसरे के साथ बहस करके क्या फायदा होगा? There are better solutions to it. बिल्कुल। One can always go to the revenue authority, request them for a demarcation, get it done, end of the dispute. जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही जिक्र किया कि लड़ाई झगड़े से किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रोहित शर्मा जी, और हम बातचीत कर रहे हैं राजस्व कानूनों के बारे में, यानी ज़मीन से जुड़े कानूनों के बारे में। सर, हम बातचीत कर रहे हैं ज़मीन से जुड़े कानूनों के बारे में। आपने जिक्र किया कि काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी हैं, कोर्ट्स भी काफ़ी फ्लडेड हो रही हैं इन डिस्प्यूट से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जब ये कोर्ट्स में आते हैं तो क्या सिर्फ ये कोर्ट्स में ही आते हैं या कहीं और भी ये जाते हैं? क्या नेचर रहता है इन डिस्प्यूट्स का? हर्षी, प्रिंसिपली डिस्प्यूट्स 3, 4, 5 प्रकार के हो सकते हैं। बट यदि कोई लैंड आपकी इज एसेसिबल टू लैंड रेवेन्यू, यानी कि उस पर लैंड रेवेन्यू देना पड़ता हो जी, तो उस इवेंट में यदि उस लैंड का पार्टीशन क्लेम किया जाता है, उसकी डिमार्केशन क्लेम की जाती है, तो वह डिस्प्यूट्स रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कलेक्टर के पास जाएंगे। जी। किंतु यदि उसी ज़मीन पे कोई टाइटल का विवाद है, मलकियत बारा कोई डिस्प्यूट है, तो वह विवाद सिविल कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सिविल में भी काफ़ी सारे मामले जाते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम बात करते हैं कई बार लोक अदालतों की, क्या लोक अदालत में भी इस प्रकार के मामले आप लेके जा सकते हैं? हर्षी, कोर्ट्स एनकरेज करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का मामला, वह चाहे ज़मीनी विवाद हो, वह चाहे कोई क्रिमिनल ट्रायल हो, या वह चाहे कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस हो, जी, आप किसी भी तरह के विवाद को लोक अदालत में ले जा सकते हैं। किंतु आप दोनों पार्टीज के बीच में सहमति होना ज़रूरी है, तभी उसका निवारण हो सकता है। जी। और रोहित जी, जब भी कोई विवाद होता है, जब भी आप अपने पटवारी के पास या कानून के पास या फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास लेके जाते हैं कोई भी विवाद, अगर मैं बात करूं जॉइंट प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है वहाँ पे सब लोग इकट्ठा रहते हैं, जॉइंट्स होते हैं, चाचा ताऊ ये सब इकट्ठे रहते हैं, तो ऐसे जो मामले होते हैं जहाँ पे जॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको किस प्रकार से टैकल किया जाता है? हर्षी, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि यदि मान लीजिए किसी ज़मीन के एक से ज़्यादा को ओनर है जी, और मान लीजिए उनमें से ज़्यादातर को ओनर्स एब्सेंटी हैं, कहीं कोई अपनी नौकरी से बाहर है, कोई किसी अन्य कारण से बाहर रहता है, तो जो ओनर वहाँ मौका पर काबिज होता है वह ये समझता है कि सारी की सारी ज़मीन मेरी हो गई और मैं बाकी के को शेयर्स को आउस्ट कर सकता हूँ। जी, किंतु ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हर को ओनर हर इंच जॉइंट ज़मीन का मालिक रहता है जब तक वह पार्टीशन नहीं हो जाती। जी, तो मान लीजिए
कि ऐसी परिस्थिति है कि देर आर मोर ओनर्स, मोर देन वन को-ओनर्स टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, मेरे विचार से इट इज़ ऑलवेज मोर रीजनेबल टू हैव द लैंड पार्टीशन, ताकि आपके पास अपनी अपनी ज़मीन आइडेंटिफाइड रहे, आप उसमें कास्ट जी। बट रोहित जी, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का भी रोल आ जाता है? क्योंकि जब हम देखते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4 भाई हैं, उनमें से 2 भाई बाहर रहते हैं, 2 भाई गांव में रहते हैं या जहां भी उनकी ज़मीनें वहां रहते हैं, जो 2 भाई हैं वो पूरी ज़मीन पे अपना काश्त कब्ज़ा लिखवा लेते हैं जमाबंदी में। तो जब कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट में आपका नाम पे आ रहा है कि जी काश्त कब्ज़ा, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि भाई मेरा तो नाम है इसमें। हर चीज़ इनफैक्ट रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी फैक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी नौकरी के सिलसिले में मान लीजिए हिमाचल से बाहर कर्नाटका, बेंगलोर, तमिलनाडु कहीं भी रहता है, जाहिर सी बात है वो उस ज़मीन के कब्जा में नहीं होगा, और क्योंकि वो उस ज़मीन के कब्जा में नहीं है तो उस गलत फैक्ट को वो कैसे जमाबंदी में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसी परिस्थिति को दर्शाने के लिए उन्हें उस आदमी का कब्जा रिफ्लेक्ट करना होता है जिससे वो एक्चुअली मौके पर कब्जे पे। जी, मतलब कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी सबको रिफ्लेक्ट करेगा, पोजेशन ऑफ वन इज पोजेशन ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स। जी, और हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की जॉइंट प्रॉपर्टीज़ की के जो झगड़े होते हैं, और हम देखते हैं गांव की बात करें, हम शहर की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर जॉइंट ही हैं। तो ये जो झगड़े होते हैं इसमें अक्सर सारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी ये कहती हैं, लॉयर्स भी ये कहते हैं कि आप तकसीम करवा लीजिए जी इस खाते की। ये जो तकसीम शब्द है, ये तकसीम है क्या और कैसे करवाते हैं तकसीम? तकसीम को आमतौर पर हर्षी हम पार्टीशन के नाम से जानते हैं। एक खाता में मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे देयर इज मोर देन वन ओनर, 5, 6, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं जी। मान लीजिए वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहते हैं कि उनका खाता अलग अलग हो जाए, उनको अपने अपने शेयर की ज़मीन मिल जाए। दे कैन अप्रोच द रेवेन्यू अथॉरिटीज फॉर पार्टीशनिंग देयर लैंड जी एंड हैव इट पार्टीशन्ड एज सून एज पॉसिबल। जी, तो तकसीम के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट के दरवाजे पे ही जाएं, आप अपनी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में जाके भी तकसीम करवा सकते हैं। जो हर चीज़, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, जो लैंड रेवेन्यू के लिए एक्सेसिबल होगी उसका पार्टीशन आप सिविल कोर्ट से नहीं करवा सकते, उसका पार्टीशन केवल रेवेन्यू अथॉरिटी से कर सकते। जी, और रोहित जी, हम ये भी देखते हैं कई बार जो ज़मीन होती हैं उसमें कई उन लोगों के नाम भी चल रहे होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं वो अपडेटेड नहीं होते, और ये भी एक कारण होता है कि जो अगली पार्टी है वो उस चीज़ की एडवांटेज लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी जो ज़मीन होती है उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। तो उन चीज़ों में क्या आप सलाह देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हर्षी, मैंने काफ़ी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि भाई जमाबंदी के मलकियत के कॉलम में जिन लोगों की 20-20, 30-30 साल पहले भी मृत्यु हो गई है उनके नाम भी दर्शाए गए, किंतु यह टोटली आप रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज यू सी एनी चेंज इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड इज़ नॉट ऑटोमेटिक। मान लीजिए किसी मालिक की मृत्यु हो गई जी, तो उसकी मृत्यु को जब तक आपने रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं किया, उसके लीगल हायर्स के बारे में रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं किया, तब तक वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस कैसे ला पाएगा। अतः यह बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ फॉर आवर जनरल पॉपुलेशन, कि यदि आपके ज़मीन के रिलेटेड कोई मृत्यु, कोई बर्थ, कोई सक्सेशन हो रहा है, आप इमीडिएटली जाके उसे रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट करें ताकि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड अपग्रेड किया जा सके। जी, और रोहित जी, शायद आप इस चीज़ से भी एग्री करेंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी ज़मीन के डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे अगर हम जॉइंट प्रॉपर्टी की बात करें या नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें, उसका जो सोर्स रहता है वो रहता है बंदोबस्त। जब भी बंदोबस्त होता है तो वो मैक्सिमम चीज़ें हल तो करता है, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। तो ये बंदोबस्त है क्या, और बंदोबस्त से कौन कौन सी चीज़ें सामना करना पड़ सकता है एक ज़मीन मालिक को? हर्षी, जब हम आज़ाद हुए, देयर वर लॉट्स ऑफ एरियाज फॉर विच देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ राइट। जी, यानी कि कुछ बहुत सा एरिया ऐसा था, बहुत सी रेवेन्यू विलेजेस ऐसे थे जहाँ पे कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड बना हुआ ही नहीं था। जी, तो बंदोबस्त उस सर्कमस्टेंस में 2 तरह का होता है। वन इज कॉल्ड एज न्यू सेटलमेंट, फ्रेश सेटलमेंट, जी, एंड द अदर सेटलमेंट इज नोन एज रिवाइज सेटलमेंट। जी, आज के समय में मोस्ट ऑफ द एरियाज हैव देयर ओन लैंड रिकॉर्ड्स, और अब जो सेटलमेंट चलते हैं वो रिवाइज सेटलमेंट चलते हैं। जी, क्योंकि समय के अंतराल के साथ साथ लैंड में भी बहुत सी फिजिकल चेंजेस आती हैं, लैंड की किस्म चेंज हो जाती है, लैंड के ओनर भी चेंज हो जाते हैं जी, जनरेशन के हिसाब से। जी, तो इसलिए
सेटलमेंट ऑपरेशन किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जनरली एज पर लैंड रेवेन्यू एक्ट 40 साल का समय दिया गया जिसमें रिवाइज सेटलमेंट किया जाता है जी। तो सेटलमेंट के दौरान रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा दे आर ऑल्सो ह्यूमंस जी। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम जब डेलिबरेट या इनडेलिबरेट एरर्स रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं, जो कि कई बार मलकियत चेंजेस हो जाते हैं और कई बार एरिया में भी चेंजेस होते हैं जी। तो रादर देन सेटलिंग द डिस्प्यूट, सेटलमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ अनसेटलमेंट बिटवीन। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा रोहित जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर्षी जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।